सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग 10वीं के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के मुख्य अध्याय समास प्रारंभ कर रहा हूँ। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, ये आज मुख्य विषय है। अगर आप इस आज के विषय को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से लेकर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में आपको जो है सो समास मजबूत रहेगा। तो हर कंपटीशन में, हर एग्ज़ाम में आपको 4 मार्क्स रिजर्व रहेगा। अगर ये समास आपको अच्छी तरह से आ गया तो यहाँ से लेकर ऊपर तक जहाँ आप सीढ़ी लगाएंगे, समास रूपी सीढ़ी लगा के आप ऊपर बढ़ सकते हैं। तो आइए, समास किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है समास और मलमास, दोनों मासे पर है। एक में उपसर्ग लगा हुआ है, दूसरे में भी उपसर्ग लगा हुआ है, समास मलमास। तो ऐसे पद को जब 2 या 2 से अधिक शब्दांश अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक समस्त पद बन जाते हैं तो बनने वाले इस समस्त पद को समास कहते हैं। जैसे राजा का दरबार बराबर राज दरबार, गंगा का जल, गंगा का जल, इसमें का लगा हुआ है, ये हट जाएगा, इसको छोड़ देगा और लिखाएगा गंगा जल। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद अव्यय हो और प्रधान रूप से हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका पहचान फार्मूला है पूर्व पद प्रधानु अव्ययी भावः। ये फार्मूला है। जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है, उसी तरह से यह फार्मूला है आपका अव्ययी भाव समास पहचानने का। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। आप ये हिंदी व्याकरण के किसी भी किताब में देखिएगा, कोई लेखक ने इसका चर्चा नहीं किया है। इसका चर्चा मैं अपने मन से बना रहा हूँ। पूर्व मतलब पहला, पद प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड, COMPOUND। कंपाउंड माने अव्यय होता है, वही कंपाउंड है यह। तो हिंदी व्याकरण को पढ़िए बराबर, उस पर क्या होगा कि अंग्रेजी का जो है सो प्लास्टर कर दीजिए तो 1 नंबर हो गया, छतदार बिल्डिंग हो गया खड़ा। बड़े अंदर गिलावा रूपी हो पर जोड़े हो, बढ़ा लो ऊपर से प्लास्टर कर दीजिए अंग्रेजी का, तो हो गया इंग्लिश डिफिनीशन। तो पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, अव्यय हो नहीं, प्रधान भी हो,
ऐसे सामासिक शब्द को अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे उम्र भर, जीवन भर के लिए, उम्र भर, उसको हिंदी में कहिएगा तो उसको आजीवन कहते हैं, जिसको कि आपने सुना होगा कि आजीवन कारावास मिला। तो आजीवन कारावास मतलब हुआ कि होल लाइफ आप उसी में जिंदा रहिएगा, मरने के बाद आपको निकाला जाएगा, तो कारावास हुआ। तो आजीवन, यह उम्र भर के लिए, ये उम्र भर। और उसको अगर उर्दू में कहेंगे ताजीवन, और कह सकते हैं जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। ये सब समासिक शब्द है। आप गाना में भी सुने हैं कि अब दवा की जरूरत नहीं है, आंसू है उम्र भर के लिए। तो ये जो है उम्र भर के लिए है, माने किसी भी के लिए। जैसे अध्यापन उम्र भर के लिए है, जब तक उम्र रहेगा, जब तक आंख में शक्ति रहेगी, तब तक अध्यापन करते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, अच्छी और सच्ची शिक्षा देते रहेंगे। तो उम्र भर मतलब होल लाइफ अंग्रेजी में कहिए। ये हुआ जीवन भर के लिए। तो ये है ये जीवन भर के लिए, इतना वर्ड को छूट के इसको एक वर्ड में बदल देना समासिक शब्द कहलाता है। जो हम आपके सामने में एक ठोक के बदले में 1 2 3 4 को दे दिए, आपको एक को जरूर काफ़ी है इसमें, लेकिन हम आपको 4 को दे दिए हैं कि एगो फेल होगा तो एगो, वो फेल होगा, बीमार पड़ जाएगा तो एगो काम आएगा, तीनों बीमार पड़ जाएगा तो चौथा तो काम आएगा ना। सब तो बीमार एक बार नहीं पड़ जाएगा, सब तो भूलिए नहीं जाओगे, कोई ना कोई तो याद रहेगा ही। अब है दूसरा समासिक शब्द। इसमें देखिए पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। अब है इस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान है, अब होगा कि लास्ट वाला पद प्रधान होगा। एकदम आसानी फार्मूला सेट किए हुए कि आप समझिएगा, एक डिफाइन कीजिएगा तो अर्थ निकल जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। देखिए पूर्व पद, पूर्व के जगह पर उत्तर कर दीजिए, उत्तर पद, और सब बात वही रहेगा, प्रधानो तत्पुरुषः। देखिए इसमें पूर्व पद है और इसमें देखिए उत्तर पद है। यह अव्ययी भाव समास है, भावी तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष लगा दिए। एकदम समझ के आसानी से चलिए, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लफड़ा की जरूरत नहीं है, एकदम आसान से याद रहेगा। अब है जिस जिस
अब देखिए तत्पुरुष समास में है उत्तर पद। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्रीडिकेट नंबर और प्रीडिकेट उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती, तो सक्सेसर और प्रीडिकेशन, ये दो नंबर है मैथमेटिक्स में। एगो में एक जोड़ दिया जाता है, एगो में एक घटा दिया जाता है, बस इतने। 1 इंची एक बगल काट लीजिए, दूसरे में 1 इंची काट लीजिए, एक में एक बढ़ा दीजिए, एक में एक काट लीजिए, वो जो बढ़ाए सो इन्हें काट लीजिए। तो ये जो है तत्पुरुष समास में है कि उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, जिस समास का सामासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कैसे होगा प्रधान? जैसे राजा का दरबार बराबर राज दरबार। इसमें दरबार प्रधान है। राजा का दरबार कोई आम पैलेस नहीं होता है जहाँ पर आप जब मन हो तब चल जाइएगा और आपको एंट्री मिल जाएगा। इसलिए दरबार का मतलब होता है खास जगह। राजा का दरबार बराबर राज दरबार। देखिए एक साथ बन गया, राजा की कन्या बराबर राजकन्या। इनमें कन्या प्रधान है, कन्या प्रधान है तब ना यहाँ की लग गया, स्त्रीलिंग है। यहाँ दरबार पुल्लिंग है इसलिए का लगा। अगर राजा प्रधान रहता उसके हिसाब से नहीं, दरबार प्रधान है। और राजा की कन्या, इसमें राजकन्या कन्या प्रधान है। अब आइए तीसरा, पहला पद अंतिम पद, तो ये हुआ आपका ये दोनों समास का। अब जो है जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, इसे भी लिखा जाता है द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो देखिए इसमें दोनों पद प्रधान है। पहले था यो पहला जैसे एक पद था विवाह में प्रथम पद प्रधान है, तत्पुरुष में हुआ द्वितीय पद दूसरा पद प्रधान हो। अब इसमें है जो दोनों पद प्रधान होगा। देखिए आराम से बता रहे हैं, समझते चलिएगा तो बिल्कुल आसानी से होगी। जैसे रुपया और पैसा, उसको लिखते हैं रुपया पैसा। इसमें देखिए रुपया भी प्रधान है और पैसा भी प्रधान है। पैसा को मिलाने से ही रुपया बनता है, तो रुपया पैसा दोनों लिखा जाता है। राम और कृष्ण मुख्य रूप से प्रधान है। राम को हटाइएगा कि कृष्ण को हटाइएगा, दोनों प्रधान है। इसलिए यह सब तुम्हारा आप लोगों का द्वंद्व समास हो गया कंप्लीट। तीसरा के बाद है चौथा
अब तो ये हुआ, इसमें से दोनों पद प्रधान हो गया। अब बताता है कि कोई यहां पर तीसरा नंबर में आ गई द्विगु समास, चौथा नंबर। इसका फॉर्मूला होता है हाँ, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या का बोध करे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चार रास्ता का मिलन स्थल, उसको चौराहा कहते हैं। इसमें चार चौराहा मतलब चार रास्ता का मिलन जो हो उसको चौराहा कहते हैं। अगर कहते हैं चार भुजा धारण करने वाला चतुर्भुज, तो चतुर्भुज दो ठो हैं, गणेश भगवान को भी चार ठो हाथ है और विष्णु भगवान को भी चार ठो हाथ है। तो चार भुजा धारण, और चार मैथमेटिक्स की दुनिया में आइए तो चार गो भुजा जो धारण करता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में रेक्टेंगल और स्क्वायर, जो आप अच्छा तरह से जानते हैं। उसमें भी देखिए कि चार ठो भुजा है तब रेक्टेंगल बना, और चार ठो भुजा है तब जो है स्क्वायर बनाने आयत, ये वर्ग बना, एगो आयत बना। अब अंतर उसमें नाम में भी अंतर, एगो का आयत नाम है, एगो का वर्ग है। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है, आयत में दो आमने सामने वाला बराबर होता है, बस इतने अंतर है। उसमें भी आखिर चार भुजा है, तो चार भुजाधारी ये हो गया। अब अगला 5 नंबर में आ जाता है। देखिए हम किताब को नहीं लिख रहे हैं, जो भी है अपने स्तर से अपने अनुभव से लिख रहे हैं। 4 के बाद 5 नंबर है कर्मधारय समास। इसका फॉर्मूला है उपमा उपमेय, कर्मधारय, यही मेन चीज है।
देखिए, उपमा उपमेय कर्मधारय, जिस सामासिक शब्द की तुलना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष से करे उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला। अब देखिए, चंद्रमुखी कहने का मतलब है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला, मुंह वाला, जिसका मुंह चंद्रमा के समान सुंदर हो। किसी लड़का का नाम अगर चंद्रमुखी रख दो तो अच्छा नहीं शोभेगा, हंसेगा सब। अगर किसी लड़की का नाम चंद्रमुखी है तो इसका मतलब है अगला आदमी समझेगा कि अरे वो जरूर अच्छी लड़की होगी, सुंदर लड़की होगी, तब तो उसका नाम चंद्रमुखी है। अब दूसरा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमेशा स्त्रीलिंग के साथ रहेगा, पुल्लिंग के साथ। अगर ये आ गए सूरजमुखी, सूरजमुखी का मतलब क्या है? अरे ये आदमी और पर्सन है, लड़कों भी कुछ कहोगे तो सूरजमुखी है, गर्मा जाएगा, एकदम पावर में है ये। इसीलिए ये कभी इससे पता चलता है जिसका मुख सुंदर तेजस्वी हो, सूर्य के समान तेजस्वी हो, उसको सूरजमुखी कहते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी हो, ये तो परम गुण हो गया। जैसे चंद्रमुखी गुण हो गया, उसी तरह सूरजमुखी भी गुण है। तो इसका डिफिनीशन क्या कहेंगे? सूर्य के समान तेजस्वी गुण वाला। जैसे कर्ण सूरजमुखी थे, कर्ण के शरीर से सूर्य की जैसे समान रोशनी निकलता रहता था, उसका संस्कार से दीप्त होता रहता था, इसलिए सूरजमुखी। अगर मान देते हैं, अगर कहेंगे ज्वालामुखी का मतलब तो तुम वोल्केनो से बुझ जाओगे। ज्वालामुखी का मतलब क्या है? भीतर ही भीतर धधक रहा है मगर बाहर निकल नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि वह ज्वालामुखी है, का मतलब है भीतर ही भीतर वह बहुत गर्म हो गया है, बस फटना बाकी है, या रिसेगा कहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो ज्वालामुखी, तो इसका तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब है वह आदमी बड़ी गंभीर है, तो व्यक्ति भी बहुत गंभीर है। ज्वालामुखी का मतलब है उसके शरीर में, उसके मन में कुछ है, चल रहा है। ज्वाला के समान मुंह वाला, यही कर्मधारय। इसमें तुलना होता है, हमेशा किसी से तुलना होगा। अब चंद्रमुखी का मतलब चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला, सूर्यमुखी मतलब सूर्य के समान तेजस्वी मुख वाला, और ज्वालामुखी का ज्वाला के समान मुख, अग्नि के समान और धधकता हो उसके मुंह से, समझ जाओ कि ये बड़ी जो है कोई आदमी जो है कुछ बात है इसके दिमाग में। तो ये कर्मधारय समास हुआ। अब है लास्ट आपका छठा, जिसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब इसमें गौर से देखिए, इसमें उपमा हुआ है, तुलना हुआ है, उसमें भी तुलना ही है। छठा, इसी का चचेरा भाई है, क्या नाम है? बहुव्रीहि समास।
इसका फार्मूला है अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि। विराम चिन्ह का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, मास्क लगा के चलते हैं ना, उसी तरह से ये मास्क लगा कर इसको चलना है ना, तो इसको पकड़ेगा तो फाइन कर देगा। ये सब देख रहे हैं, ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा है लगा हुआ ऊपर में, ये इसका मास्क है। अब आइए जैसे अगर हम कहें घनश्याम, घनश्याम मतलब होता है बादल के बादल के समान श्यामला। अगर आप इसमें इतना ही तक लिख कर छोड़ देते हैं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, और इसमें अगर नाम एंट्री कर दीजिएगा तब बहुव्रीहि होगा, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण और विष्णु। चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र दो ही पर्सनैलिटी धारण किए, एक विष्णु भगवान, दूसरा कृष्ण भगवान। ये नाम एंट्री करेंगे तो बहुव्रीहि, नाम एंट्री नहीं कर रहे हैं तो कर्मधारय है। जैसे पीतांबर, पीत वस्त्र धारण करने वाला, कर्मधारय समास। और लिखिएगा पीत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यही फर्क है, नाम एंट्री नहीं किए तो कर्मधारय, नाम एंट्री किए तो बहुव्रीहि। धन्यवाद बच्चों। अब इस समास और उसके पाठ को आप अच्छी तरह से याद करोगे तो परीक्षा में 4 नंबर आपके लिए रिजर्व हो गया। आप यहाँ से ऊंचाई तक किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो समास 4 नंबर का आपको पूछेगा ही। धन्यवाद।